हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है सोने का घड़ा। यह एक जादुई कहानी है। रामपुर नामक गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था, परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। मनोज के घर में उसकी पत्नी अनीता भी थी जो गर्भवती थी। मनोज, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग रूखा सूखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? अनीता, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। अनीता इसी तरह की बातें करके मनोज को दिलासा दिया करती थी। मनोज का बड़ा भाई विशाल भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। विशाल एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन मनोज को दे दी। विशाल को अपनी जमीन से पैदा हुई फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं किया करता। इसके बावजूद भी मनोज ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। मनोज अपने खेतों में खूब मेहनत करता। मनोज, अनीता, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वही रहूंगा। शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है अनीता, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए भी घर नहीं आएंगे? मनोज जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसीलिए वह जानबूझकर अनीता से कहता है, देखो मैं वहीं कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मनोज खेतों की तरफ जा रहा था, तभी विशाल ने पीछे से उसे आवाज लगाई, अरे मनोज, सुनो तो जरा। मनोज, अरे विशाल भैया आप। विशाल, देखो मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर के डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही मनोज सोच में पड़ जाता है। मनोज भैया, पर आज तो मुझे अपने खेतों की भी जुताई करनी है। विशाल बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर मनोज को अपनी बातों में फंसा लेता है। विशाल, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी बहुत जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मनोज अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी ही की जमीन पर खुदाई करूंगा, उसके बाद मैं अपने खेतों में जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं। विशाल, धन्यवाद मनोज, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसा कर विशाल मनोज को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। मनोज पूरा दिन मेहनत करके विशाल की जमीन जोत देता है। शाम को विशाल जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई हुआ देख मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। और यह कहते ही हंसने लगता है।
विशाल मनोज से कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो पूरी जमीन जोत दी। अरे वाह वाह, मैं कल आराम से इसमें बीज बो सकता हूँ। मनोज, इसमें धन्यवाद कैसा भाई, अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा मनोज अपने घर लौट आता है। अनीता, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। मनोज मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसी ने कुछ नहीं खाया। मनोज, यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं लगी? मनोज, अरे आज विशाल भैया के खेतों पर काम चल रहा था ना, तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया और अब मुझे और खाना खाने की इच्छा भी नहीं है। घर की स्थिति देखकर मनोज मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ कि अपने पत्नी का भी पेट नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिलता। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। यह सोचते सोचते मनोज सो जाता है तो वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी उसके ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है। अगले दिन मनोज उठते ही यह बात अपनी पत्नी को बताता है। मनोज, रात को मैंने एक सपना देखा। महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्कों की वर्षा कर रही है और हमारी गरीबी दूर हो गई है। अनीता, यह तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। मनोज, चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है। वहां से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊंगा। यह कहते हुए मनोज खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर जुताई का काम शुरू करता है। जुताई करते करते जमीन से एक मटका निकलता है। मनोज, अरे यह क्या है? लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूँ कि आखिर यह है क्या। मनोज जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थी। मनोज, अरे यह क्या? मटके में तो सोने की 2 मोहरें पड़ी हुई है। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया। इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली है। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वह गाय बहुत बीमार हो गई है और उसके इलाज में बहुत खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दे। उसे देखकर थोड़े समय के लिए मनोज सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी है। क्यों ना मैं इनमें से एक मोहर इस बुढ़िया को दे दूं? इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर मनोज उस बुढ़िया को एक सोने की मोहर पकड़ा देता है। मनोज, अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह एक सोने की मोहर है। इसे बाजार में बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगी। बुढ़िया, तुम खुद मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सोने की मोहर को निकालकर बाजार में जाकर बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। अनीता मनोज को देखकर पूछती है, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए। यह मटका कैसा है? मनोज, आज मुझे खेत जुताई करते समय यह सोने का मटका मिला है। इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी। उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। मनोज और अनीता उस रात भर पेट खाना खाकर आराम से सो गए।
तभी मनोज को एक फिर से सपना दिखा जिसमें महालक्ष्मी मनोज से कहती है, मनोज, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुसीबत में होते हुए भी एक लाचार बुढ़िया की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थी जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो वह एक जादुई सोने का घड़ा है जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में केवल एक ही मोहर आएगी। तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। मनोज अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहर दी और वह सपना सच हुआ। लगता है हर रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की। अगले दिन जैसे ही मनोज घड़े को देखता है तो उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देख मनोज नाचने लगता है और अपनी बीवी अनीता को सारी बात बताता है। सच्ची, देखा, मैं ना कहती थी, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल भगवान ने आपको दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी के दिन दूर हो गए हैं। यदि हर रोज हमें एक सोने की नई मोहर मिलेगी तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा और खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर रोज उस जादुई घड़े में एक नई सोने की मोहर आती और उसे बेचकर मनोज अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वह हर एक जरूरतमंद इंसान की मदद कर देता था। मनोज के घर इस तरह पैसे आते देख विशाल सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा आ कहां से रहा है। यह जानने के लिए विशाल किशन से कहता है, अरे भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत करवाई है और घर में खूब सामान भी ले लिया। कहीं से लॉटरी लग गई है क्या? मनोज बहुत सीधा था। वह अपने भाई को सारा सच बता देता है। मनोज भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें जरूर देता है। बस कुछ यही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की है और मुझे एक जादुई घड़ा दे दिया है जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। जादुई सोने के घड़े के बारे में सुनकर विशाल का सर चकरा जाता है और उसके मन में उस जादुई घड़े को पाने का लालच आ जाता है। वह दिन मौका देखकर मनोज के घर में घुस जाता है। उसे सामने वह जादुई घड़ा दिखाई देता है। विशाल, अरे, तो यही है वह जादुई घड़ा। मुझे तो इसे पाने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से एक सोने की मोहर उठाऊंगा। विशाल जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वह सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। विशाल, अरे यह क्या हुआ? मनोज ने कहा था कि यह तो जादुई घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही यह मिट्टी का घड़ा कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ से जाना होगा। किसी और दिन मौका देखकर इसे चुरा ले जाऊंगा। विशाल घड़े को चोरी करने के इरादे से दूसरी बार मनोज के घर में आता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से उस घड़े को छूता है, वह मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक मनोज वहां आ जाता है। मनोज, अरे भैया, आप यहाँ आना कैसा हुआ? विशाल उसे देखकर घबरा जाता है और उससे झूठ बोलता है। विशाल, अरे मनोज भाई, मेरे मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई है। बस उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई हो, लेकिन यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। मनोज अपने भाई की भावना को समझ जाता है। मनोज भाई मटका चुराने के लिए घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। उधर विशाल भी समझ जाता है।
यह मटका भाई को भगवान ने उसकी ईमानदारी के लिए दिया है। उसका जादू केवल उसी के लिए है। मनोज की अच्छाई और ईमानदारी का फल भगवान ने उसे दिया है। हम लोगों को अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।